हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे। वेलकम टू फिलर फॉर्म। मेरा नाम ज्योति है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाती हूँ और यहाँ पर आज मैं आप लोगों से हिंदी विषय का जो आज हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक आज है काव्य प्रयोजन। ठीक है, आप लोगों को पता है कि मैं इससे पहले आपको काव्य लक्षण करवा चुकी हूँ, काव्य हेतु करवा चुकी हूँ और आज मैं आप लोगों को काव्य प्रयोजन करवाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग काव्य प्रयोजन अच्छे से समझेंगे कि काव्य प्रयोजन क्या है। ठीक है, और आपको बता दूं कि काव्य हेतु, काव्य लक्षण और काव्य प्रयोजन इनमें से पक्का प्रश्न आते हैं, तो आप इसे ध्यान से समझें और सभी की जो जितने भी आचार्य हैं या जिन्होंने अपने मत दिए हैं उन सबको अच्छे से पढ़े, ताकि क्योंकि वो जो है आता है तो वो पूछेंगे आप लोगों से। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लें, जो लोग न्यू आए हैं ग्रुप में उन्हें बता दिए कि ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। आप इसे जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यूजीसी पेपर फर्स्ट क्लास ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर भी जो है व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, उससे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद ये हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप है यूजीसी पेपर फर्स्ट, इसमें आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का, तो यहाँ पर भी आपको सारी, तो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी अपडेट्स जो है वो फिलर फॉर्म जो है आपको प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, आपको कहीं जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ आपको यूजीसी नेट 2022 में बहुत कुछ मिल रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे करंट जीके मिल रही है, फर्स्ट पेपर मिल रहा है, सेकंड पेपर मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है फर्स्ट पेपर की दो क्लासेस मिल रही है। मेरा जो सब्जेक्ट है वो हिंदी विषय है, तो उसका 12 बजे क्लास होती है, तो आप लोग वो भी अटेंड कर सकते हो। तो ये सारा जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट का है। जैसे कि आपको पता है हमारे दो जो है पेपर 1 और पेपर 2 होता है, तो पेपर 1 की प्रिपरेशन आपकी आराम से हो जाएगी ऊपर क्लासेस में, और नीचे जो है आपके पास हिंदी, हिस्ट्री, अगर आपका स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है आप वो यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका 17 जनवरी का है और 17 जनवरी में आपको और यहाँ पर क्लासेस ऐड हो गई है। ठीक है, तो आप इन क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है, जो मतलब इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं वो इन्हें क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे आप लोगों के सामने स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड मारनी है फिलर फॉर्म की, और उस एप्लीकेशन में आपको क्या क्या मिल रहा है। देखिए, आपको यहाँ पर 100% ऑफ है, 100% बिल्कुल यहाँ पर ऑफ है, और यहाँ पर आपको फ्री नोट्स दिए जाएंगे, लाइव क्लासेस मिलेगी, 5000 MCQs और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आपको एक भी रुपये पेड नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, बाकी मैं अपनी फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें आपका सारा इंट्रोडक्शन मैं अपना दे चुकी हूँ और यहाँ पर मैंने सब कुछ आपको ब्रीफली बताया है। लेकिन जो लोग न्यू हैं उन लोगों के लिए है कि वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इन सभी चीज़ों का फ़ायदा आराम से उठा सकते हैं। तो आते हैं हम यहाँ पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आप लोगों को काव्य लक्षण करवाया, काव्य हेतु करवाया और काव्य प्रयोजन अब करवाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि काव्य लक्षण क्या है, क्योंकि देखो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो न्यू आए होंगे इसमें, तो हम थोड़ा सा जो है चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर और उसके बाद हम काव्य प्रयोजन में चलेंगे। तो काव्य लक्षण क्या था? काव्य लक्षण सीधा मैंने आप लोगों को बताया था कि काव्य क्या है ना। तो वह रचना जो काव्य शब्द में अभिहित की जा सकती है या जो पाठक या श्रोता को भाव आनंद प्रदान करती है। ठीक है, उनके अंदर ये क्षमता होती है कि वो उस भावों को ग्रहण कर सके। ठीक है, तो वो क्या है, हमारा कोई लक्ष्य है। तो काव्य क्या है? काव्य एक ऐसी रचना है जो मन को रस
छंद, अलंकार, गुण, रीति के द्वारा जो है रस की अनुभूति करवाती है। अगर हमें उस रस, उस आनंद, उस कविता, उस काव्य में अगर हमें आनंद की अनुभूति हो रही है तो हम सही मायनों में वो जो काव्य है वो अच्छा काव्य है, वो कविता अच्छी कविता है। ठीक है, तो यहाँ पे कविता क्या है, तो अलग अलग जो विचारक हैं, अलग अलग जो आचार्य हैं, उन्होंने अपने अपने मत दिए और बताया कि काव्य लक्षण उनके हिसाब से कैसा है। ठीक है, तो काव्य लक्षण का क्या मतलब है कि कविता क्या है। ठीक है, तो कविता क्या है वो अलग अलग आचार्यों ने अपने तरीके से बताया। उसके बाद हम लोग आते हैं काव्य हेतु में। तो काव्य हेतु, हेतु का मतलब मैंने क्या बताया था आप लोगों को, हेतु का मतलब था कारण। ठीक है, हेतु का मतलब क्या है, कारण। ठीक है, तो यहां पर क्या कारण है, क्या कारण है यहां पर कि जो है वह ऐसे साधन, हम कह सकते हैं कि ऐसे साधन या वे साधन जिनसे काव्य का सर्जन होता है। ठीक है, जिनसे काव्य का सर्जन होता है। तो यहां पर जो है सर्जन जो है कौन से ऐसे साधन होंगे। साधन मतलब क्या हो गया, साधन मतलब हो गया तत्व। ठीक है, तो ऐसे कौन से तत्व हैं जिनके द्वारा जो है एक काव्य का सर्जन होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वे साधन जो कवि को काव्य सर्जन करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, वही क्या कहलाएगा, काव्य हेतु कहलाएगा, सीधे शब्दों में कहे। ठीक है, तो हेतु का मतलब क्या बताया मैंने, हेतु का मतलब मैंने बता दिया आपको कारण। ठीक है, कि कारण क्या है कि जो है जिसके कारण हम जो है एक काव्य की रचना करते हैं। तो काव्य मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों को अच्छे से याद होगा तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मैंने कौन से ऐसे 3 कारण बताए हैं काव्य के। ठीक है, तो काव्य के 3 कारण मैंने बताए हैं, प्रतिभा हो गया, ठीक है, प्रतिभा बताया था, ठीक है, व्युक्ति बताया था, ठीक है, और अभ्यास बताया था। ये तीनों मैंने आपको बताए थे। तो अगर ध्यान से याद हो, प्रतिभा क्या था, जो जन्मजात से ही होता है। व्युत्पत्ति क्या थी, जो हम ज्ञान अध्ययन करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं तो हमारे अंदर वो उत्पत्ति होती है और हम कोई भी काव्य लिख डालते हैं। और फिर क्या है, अभ्यास। अगर हम उस चीज़ का अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारी रचना जो है वो सुंदर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो सुंदर बनाने के लिए हमें जो है अभ्यास करना पड़ेगा। अब हम बात जो करेंगे काव्य प्रयोजन की करेंगे। तो काव्य प्रयोजन तो हमने पढ़ना ही है कि क्या है, तो वो तो मैंने आपको बताना ही है कि काव्य प्रयोजन क्या है। ठीक है, तो यूजीसी एनटीए नेट हिंदी साहित्य का जो साहित्य शास्त्र का हम आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है काव्य प्रयोजन। इकाई 3 है और भाग भी 3 है। तो अब आते हैं हम काव्य प्रयोजन में कि काव्य प्रयोजन क्या है। देखिए, प्रयोजन का मतलब क्या होता है, प्रयोजन का मतलब क्या है, प्रयोजन का मतलब है उद्देश्य। दिख रहा है आपको स्क्रीन में सब कुछ। अब यहां पर क्या है, प्रयोजन का मतलब है उद्देश्य। तो जो कवि है या जो रचना करने वाला है उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है कि वो जो है एक काव्य की रचना कर रहा है, तो उसका वो किस उद्देश्य से कर रहा है, क्या पर्पस है उसका इसके पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, काव्य प्रयोजन से क्या मतलब है कि काव्य रचना, जो काव्य रचना है उसका उद्देश्य क्या है, काव्य रचना का उद्देश्य क्या है। अब शायद ऐसा हो सकता है कि काव्य रचना का कोई भी उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, शायद उसने अपनी जो है अपने जीवन के बारे में बताना होगा तो शायद इसलिए वो कविता लिख रहा है। शायद ऐसा हो सकता है कि वो अपने आसपास का जो वातावरण है उससे प्रभावित होगा तो जो है वो उस लिए जो है लिख रहा है। ठीक है, और शायद ऐसा हो सकता है कि वो इससे बहुत अच्छा धन कमा पा रहा है और इसीलिए वो जो है काव्य लिखना चाहता है। ठीक है, तो काव्य का क्या है, उद्देश्य क्या है। प्रयोजन का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को। प्रयोजन का मतलब मैंने क्या बताया, उद्देश्य। ठीक है, कि क्या उद्देश्य है, कि किस उद्देश्य से जो है एक कवि जो है एक काव्य की रचना करता है। काव्य का उद्देश्य ये क्लियर हो गया। और रचना के आंतरिक प्रेरणा शक्ति। अगर आप में से किसी ने जो है काव्य हेतु की क्लास अटेंड की है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए शक्ति का अर्थ मैंने क्या बताया है आप लोगों को, क्योंकि ये काव्य का ही टॉपिक चल रहा है तो हम लोगों को सभी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। हम लोगों को जो है काव्य लक्षण को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, काव्य हेतु को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी हम जो काव्य प्रयोजन की बात करेंगे।
मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, राइट। तो अब क्या है, शक्ति। शक्ति मैंने आप लोगों को क्या बताया था? शक्ति मैंने बताया था प्रतिभा। तो यहाँ पे क्या है, आंतरिक प्रेरणा जो है प्रतिभा, अंदर ही उनके एक प्रतिभा है उनके अंदर, जिससे वो प्रेरित है और प्रेरित होकर एक सुंदर काव्य की रचना कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रयोजन जो है क्या है, उद्देश्य है, और जो कवि है वो किसी ना किसी उद्देश्य से ही एक काव्य, एक सुंदर काव्य की रचना करता है। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर काव्य प्रयोजन का अर्थ क्या है? काव्य रचना से प्राप्त फल। काव्य रचना से प्राप्त फल नजर आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो क्या है, उससे प्राप्त फल क्या हो सकता है? शायद ऐसा हो सकता है कि वो धन के लिए कर रहा है, ठीक है, धन के लिए जो है काव्य की रचना कर रहा है। शायद वो यश के लिए कर रहा है, यश, ठीक है, प्रसिद्धि पाने के लिए कर रहा है, प्रसिद्धि चाहता है वो कि मेरी प्रसिद्धि हो, इसलिए वाहवाही हो, और इसलिए वो जो है कविता की रचना कर रहा है। और शायद ऐसा हो सकता है कि उसका जो है अपना आनंद होगा, वो अपनी खुशी के लिए काव्य की रचना कर रहा है। ठीक है, तो ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। और भी बहुत सारी जो है कि जिन उद्देश्य से जो है कवि जो है काव्य की रचना करता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो है काव्य प्रयोजन समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं आया है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर बता दूंगी आप लोगों को। आगे चलते हैं। आगे क्या है, संस्कृत के आचार्य है। ठीक है, संस्कृत के आचार्यों के हिसाब से उन्होंने अपने अपने अलग अलग मत बताए हैं, उनके अलग अलग मत है। ठीक है, उन्होंने प्रयोजन को अलग तरीके से देखा। जैसे आप लोगों ने देखा कि काव्य लक्षण में अलग तरीके से बताया था, ठीक है, और काव्य जो है हेतु में अलग तरीके से बताया था। तो यहां पर जो है काव्य, यहां पे जो है काव्य प्रयोजन की बात की जा रही है। तो काव्य प्रयोजन में जो है वो अलग तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो भरत मुनि ने बताया है, बामहा हो गए, बामहा ने बताया है, ठीक है, दंडी ने बताया है, वामन ने बताया है, रुद्रट ने बताया है। तो बहुत सारे यहाँ पर है जो संस्कृत आचार्य है जिन्होंने जो है अपने तरीके से काव्य प्रयोजन को यहाँ पर बताया है। अब देखो भरत मुनि ने क्या कहा है यहाँ पे। भरत मुनि ने कहा कि धर्म, यश, आयुष, हित, हित आएगा यहाँ पे, हित, ठीक है, ठीक है, हित, बुद्धि वृद्धि, लोक उपदेश, क्षमता, ठीक है, क्षमता, ठीक है, चरम विशांति प्राप्ति। ठीक है, यहां पर क्या है कि इन्होंने अपने तरीके से यहां पर बताया है। ठीक है, अब ये कहते हैं कि शायद जो कवि है वो धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है, धर्म के बारे में बताना चाहता है, शायद धर्म के प्रसिद्धि करने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए वो जो है एक सुंदर काव्य की रचना कर देता है। ठीक है, और फिर क्या है, फिर उसने कहा कि शायद यश हो सकता है, यश की प्राप्ति के लिए भी कर सकता है, मतलब प्रसिद्धि चाहता है, यश चाहता है, वो चाहता है उसका नाम हो, और इसीलिए जो है वो एक काव्य की रचना कर रहा है। ठीक है, शायद उसका उद्देश्य जो है यश हो सकता है। फिर क्या है, आयुष हो सकता है उसका उद्देश्य। ठीक है, हित है, यहाँ पे हित हो सकता है, उसका अपना कुछ बेनिफिट हो सकता है, शायद इसीलिए वो एक सुंदर काव्य की रचना कर रहा है। फिर क्या है, बुद्धि वृद्धि है। ठीक है, अपनी बुद्धि जो है, अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए वो जो है एक सुंदर काव्य की रचना कर रहा है। ठीक है, फिर क्या है, लोक उपदेश, लोगों को जो है, लोगों के जो उपदेश है, लोगों से जो उन्होंने विचार लिए हैं, कवि उसको दूर दूर तक फैलाना चाहता है, इसीलिए वो जो है काव्य की रचना कर रहा है। तो शायद उसका ये उद्देश्य हो सकता है। यहाँ पे क्या है, दक्षता, दक्षता होनी चाहिए, मतलब जो है उसके वो दक्ष हो उस चीज में, वो बहुत अच्छी तरीके से निपुण है उस चीज में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसको जो है पूरी तरीके से वो जो है एक प्रयोजन कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, शायद उसका उद्देश्य ये हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो है विश्राती जो प्राप्ति के लिए, मतलब एक ऊंचे लेवल तक पहुंचने के लिए वो शायद जो है एक काव्य की रचना कर रहा है।
ठीक है। तो बहुत सारे उद्देश्य जो है वो हो सकते हैं कि वो इस तरीके से काव्य की रचना कर रहा है। अब क्या है यहाँ पर, अब आ जाते हैं बामा की बारी। ठीक है, तो बामा ने क्या कहा है, बामा कहते हैं कि चतुर्वर्ग होना चाहिए। ठीक है, चतुर्वर्ग में कौन कौन से वर्ग आ जाएंगे, चतुर्वर्ग में आ जाएंगे धर्म, ठीक है, धर्म, अर्थ हो गया, ठीक है, काम हो गया, मोक्ष हो गया। ठीक है, तो चतुर्वर्ग में हमारे ये 4 वर्ग आ जाएंगे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, अब क्या है, शायद चतुर्वर्ग की जो है फल प्राप्ति के लिए वो ये सब कर रहा होगा। शायद ऐसा हो सकता है कि जो कवि है उसका उद्देश्य ये हो सकता है कि वो जो है कीर्ति पाना चाहता है। कीर्ति का मतलब क्या होता है, कीर्ति का मतलब होता है प्रसिद्धि। ठीक है, तो वो शायद प्रसिद्धि पाना चाहता है और इसीलिए वो जो है काव्य की रचना कर रहा है। ठीक है, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो सकल कला ज्ञान, वो जो है कला का जो उसको ज्ञान है वो उसका प्रयास कर रहा है। शायद वो प्रीति चाहता है, प्रीति मतलब हो गया प्रेम या प्रसन्नता, अपनी खुशी के लिए या फिर प्रेम है उस चीज के लिए वो जो है रचना जो है कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे उद्देश्य, ये सारे जो उद्देश्य है ये हो सकते हैं बामा के अकॉर्डिंग कि शायद इसीलिए एक कवि जो है अपने काव्य की रचना कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं दंडी। ठीक है, तो दंडी क्या कहते हैं, दंडी ने कहा है कि लोक व्युत्पत्ति के लिए जो है, व्युत्पत्ति के लिए जो है एक कवि जो है उसका उद्देश्य जो है लोक की व्युत्पत्ति हो सकता है। मतलब क्या है, संसार से वो क्या है, ज्ञान प्राप्त करता है। शायद यही हो सकता है, संसार से ज्ञान प्राप्त कर कर वो जो है एक सुंदर काव्य की रचना करना चाहता है, तो ये उसका मेन उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, और दंडी के अनुसार। ठीक है, अब क्या है, वामन क्या कहते हैं, वामन कहते हैं कीर्ति के लिए और प्रीति के लिए। ठीक है, तो कीर्ति क्या है, मैंने अभी आप लोगों को बताया, कीर्ति का मतलब है प्रसिद्धि पाने के लिए। शायद ऐसा हो सकता है कि जो है कवि जो है प्रसिद्धि पाने के लिए जो है एक काव्य की रचना कर रहा है, ऐसा वामन जी मानते हैं। वामन मानते हैं ऐसा कि प्रसिद्धि पाने के लिए कर रहा है, या फिर प्रीति मानने के लिए कर रहा है। प्रीति क्या है, प्रीति मतलब प्रेम या प्रसन्नता। ठीक है, प्रेम या प्रसन्नता जो है, प्रेम प्रसन्नता पाने के लिए उसकी प्रसन्नता है, वो अपनी खुद की इच्छा से, अपनी मन की इच्छा से जो है वो एक सुंदर काव्य की रचना करना चाहता है। ठीक है, तो इसलिए भी ऐसा हो सकता है। तो वामन के अकॉर्डिंग, वामन के अनुसार जो है कीर्ति और प्रीति दोनों हो सकते हैं, जो प्रयोजन हो सकते हैं जिसके वो काव्य की रचना करता है। आगे चलते हैं, आगे है रुद्रट। रुद्रट क्या कहते हैं, रुद्रट का क्या मानना है, रुद्रट कहते हैं कि शायद धर्म के लिए जो है कवि जो है अपना काव्य की रचना करता है। मतलब उसका उद्देश्य जो है वो धर्म हो सकता है, शायद वो अपने धर्म को बढ़ाना चाहता है, शायद इसीलिए वो कवि की जो है कविता लिखता है, काव्य लिखता है। शायद ऐसा होता है कीर्ति पाना चाहता है। ठीक है, शायद ऐसा होता है कि वो यहाँ पे अंतोप्रश्मन न भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो शायद वो कह सकते हैं कि अनर्थ जो है खत्म करने के लिए, जो भी अनर्थ हो रहा है उसको खत्म करने के लिए जो है वो जो भी बुरा हो रहा है किसी के साथ, जो है किसी के साथ अन्याय हो रहा है, उस चीज को खत्म करने के लिए ऐसा हो सकता है कि एक कवि जो है वो इसको उद्देश्य मानकर एक काव्य की रचना कर रहा है। और शायद ऐसा हो सकता है कि वो जो है अर्थ सुख प्राप्ति है उसके लिए ऐसा कर रहा है। ठीक है, अर्थ पाने के लिए कर रहा है या फिर सुख प्राप्ति के लिए कर रहा है, आप कह सकते हो। ठीक है, सुख प्राप्त कर रहा है, उसको सुख मिल रहा है उस चीज में, इसीलिए वो जो है इसकी रचना कर रहा है। ठीक है, तो रुद्रट के अनुसार, रुद्रट मानते हैं कि धर्म हो गया, कीर्ति हो गया, ठीक है, पशमन जो हो गया या अर्थ हो गया या सुख प्राप्ति हो गया, इनके लिए या इन उद्देश्य से जो है एक कवि जो है वो काव्य की रचना करता है।
ठीक है, भरत मुनि ने ये सब माने। भरत मुनि ने धर्म, यश, आयुष, हित, बुद्धि वृद्धि हो गया, लोक उपदेश हो गया, दक्षता हो गया, चरम शांति प्राप्ति के लिए हो गया। ठीक है, ये माने हैं। भामा मानते हैं चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, कीर्ति, सकल कला, ज्ञान और प्रीति के लिए। ठीक है, दंडी क्या मानते हैं? दंडी मानते हैं लोक व्युत्पत्ति के लिए। और वामन क्या मानते हैं? कीर्ति और प्रीति के लिए। और रुद्रट क्या मानते हैं? कीर्ति के लिए, धर्म के लिए, अर्थ के लिए, सुख प्राप्ति और अनथोपशमनम, ठीक है, उसके लिए मानते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है, आगे और भी संस्कृत के आचार्य हैं जिन्होंने जो है काव्य जो प्रयोजन है उसके बारे में बताया है यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने भी अपने तरीके से यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो सबसे यहाँ पर आते हैं फिर आनंदवर्धन। अब आनंदवर्धन क्या बोलते हैं? आनंदवर्धन का मानना है कि विनयमुखीकरण हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या कि प्रार्थना करने की तरफ जो उन्मुख होता है ना, उससे कहते हैं। ठीक है, तो प्रार्थना करना चाहता है, विनय करना चाहता है लोगों से कि भाई तुम ऐसे मत करो, ऐसे करो, ये नहीं होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। शायद इसी चीज को दिखाने के लिए वो जो है काव्य की रचना करता है। या फिर जो है प्रीति पाना चाहता है। ठीक है, तो प्रीति में क्या है, मतलब प्रेम से कर रहा है या अपनी खुद की उसकी प्रसन्नता है, इस वजह से वो जो है एक सुंदर काव्य की रचना कर रहा है। तो आनंदवर्धन के अनुसार ये दोनों जो है प्रयोजन हो सकते हैं। आगे है कुंतक। कुंतक के अनुसार क्या है? अब कुंतक क्या कहते हैं? कुंतक के अनुसार है चतुर्वर्ग फल। ठीक है, चतुर्वर्ग फल है। चतुर्वर्ग में मैंने कौन कौन से बताए हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये चार जो वर्ग है ये चतुर्वर्ग में आ जाएंगे। उसकी प्राप्ति के लिए मतलब उसकी प्राप्ति के लिए कवि जो है उसको प्रयोजन मान के शायद करता होगा। या फिर क्या है, व्यवहार, व्यवहार ज्ञान के लिए भी हो सकता है कि व्यवहार ज्ञान जो है उससे प्रभावित होकर जो है कवि जो है एक सुंदर काव्य की रचना कर रहा है, या लोगों तक उपदेश देना चाहता है, संसार तक फैलाना चाहता है इस वजह से। ठीक है, तो ये सारे जो है हो सकते हैं। आगे महिम भट्ट क्या कहते हैं? महिम भट्ट के अनुसार महिम भट्ट के अनुसार जो है रसमीय सदुपदेश। ठीक है, इसके लिए मतलब सीधा सिंपल रस के लिए। ठीक है, रस प्राप्ति, उसको खुद आनंद आए, खुद आनंद की अनुभूति हो, शायद इसीलिए परम आनंद पाने, नीचे देखो लिखा भी है प्रमाद, मतलब परम आनंद पाने के लिए भी वो जो है इसको उद्देश्य मानकर, प्रयोजन मानकर वो जो है एक सुंदर काव्य की रचना करता होगा, क्योंकि उसे प्रसन्नता होती है उस चीज से, इसीलिए वो जो है उस काव्य की रचना कर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं किसमें? अभिनव गुप्त में। अब अभिनव गुप्त क्या कहते हैं? अभिनव गुप्त के अनुसार चतुर्वर्ग फल है। ठीक है, मतलब वही चतुर्वर्ग में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, तो ये चतुर्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो है जो कवि है वो काव्य की रचना कर रहा है। या जयास्मति। ठीक है, जया का क्या होता है? जया का मतलब होता है पत्नी। जया का मतलब होता है पत्नी। ठीक है, जया का मतलब होता है पत्नी। ठीक है, और स्मृति का मतलब क्या होता है? स्मृति मतलब होता है सलाह। ठीक है, तो जया स्मृति मतलब पत्नी की सलाह से, मतलब पत्नी ने सलाह दी, पत्नी ने उपदेश दिया। पत्नी को किस समान माना गया है इनकी नज़र में? इनकी नज़र में पत्नी जो है जब सलाह देती है तो पत्नी ऊपर है, वो अपनी बात को मनाने के लिए जो है वो कैसे भी मना लेगी, उसको उसके ऊपर कुछ नहीं, वो तो उपदेश देगी, वो तो सीधा हमको बोलेगी भाई ऐसे करना है, तो उसकी बात को हम मना नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से जो यहाँ पर आचार्य है या जो कवि हैं यहाँ पर, वो जो है उनकी बात को मना नहीं किया जा सकता, उनकी बात को नकारा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से जया को जो है एक पत्नी रूप, एक स्त्री के रूप में माना गया है। जया स्मृति मतलब पत्नी की सलाह से, पत्नी की सलाह से जो है ये भी एक उद्देश्य हो सकता है कि इस उद्देश्य से जो कवि है वो काव्य की रचना करता है। ठीक है, उसके बाद परमानंद, परमानंद पाने के लिए मतलब आनंद पाने के लिए वो कर सकता है इसकी रचना। और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा यश है, यश पाना चाहता है।
ठीक है। तो यश की प्राप्ति के लिए भी हम बोल सकते हैं कि जो कवि है वो इसको अपना प्रयोजन मानकर एक सुंदर काव्य की रचना करता है। उसके बाद आ जाते हैं भोज, ठीक है। अब भोज, जो भोज है उनके अनुसार क्या है, भोज के अनुसार अगर देखा जाए तो कीर्ति भी है और प्रीति भी है, ठीक है। तो अब कीर्ति क्या है, प्रसिद्धि शायद भोज के अनुसार ये है कि एक जो कवि है वो काव्य की रचना कर रहा है तो क्या पाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए, अपनी प्रसिद्धि चाहता है कि उसका जो है जब कोई उसके काव्य को पढ़े तो बोले कि वाह क्या काव्य लिखा है, और ऐसे उसकी प्रसिद्धि हो, लोग उसकी वाह वाह करें, सारी जगह सभी लोग उसकी कविताओं को पढ़े और मतलब सब अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए जो है, कीर्ति पाने के लिए जो है वो एक काव्य की रचना करता है। और क्या है, प्रीति पाने के लिए, मतलब प्रेम से करता है, शायद उसका मन होगा, वो चाहता है, उसकी अंदर की प्रसन्नता है, उसे लिखने का शौक है, उसे पसंद है कि वो जो है एक सुंदर काव्य लिखे और अलग अलग रचनाएं लिखे, तो अंदर उसके अपनी आनंद, अपनी खुद की प्रसन्नता के लिए भी वो जो है काव्य की रचना करता है। उसके बाद आते हैं मम्मट। मम्मट क्या कहते हैं, मम्मट के अनुसार जो है यश प्राप्ति, वृत्तीय लाभ हो सकता है, लोक व्यवहार हो सकता है, शिवतर श्रेत्य हो सकता है, ठीक है, निवृत्ति के लिए हो सकता है, और कांता स्मित। देखो ऊपर आया था एक जो है जया स्मित और यहाँ पे कांता, तो दोनों स्त्री का ही रूप माना गया है कि एक कांता स्त्री और एक जया, तो दोनों स्त्रियों के उपदेश से ही जो है कार्य की बात की गई है। तो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसको बता दूं कि क्या है इसमें। तो जैसे यश की प्राप्ति की बात कर रहे हैं तो यश की प्राप्ति वो चाहते हैं उनके पास यश हो, वैभव हो, सब कुछ हो, इसीलिए शायद वो ये सब कर रहे हैं या उस उद्देश्य से जो है काव्य की रचना कर रहे हैं। और या फिर ऐसा होता है वृत्तीय लाभ होना चाहिए उनको, वो चाहते हैं कि जो है उनको पैसे मिले उस चीज़ के, मतलब अगर वो रचना लिख रहे हैं तो लोग उनको जो है जो कविता लिखेंगे, अच्छी कविता लिखेंगे तो उनको उससे पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा, शायद वो पैसा पाने के लिए कविता लिख रहे हैं, इसीलिए वृत्तीय लाभ के लिए वो कविता लिख रहे हैं। फिर हो सकता है लोक व्यवहार, शायद ऐसा भी हो सकता है लोक व्यवहार से व्यवहार को दिखाने के लिए। शायद कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे जो काफ़ी निकट वाले संबंधी होते हैं तो या फिर मित्र होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको नीति की शिक्षा देते हैं। हम बोलते हैं यार नहीं यार ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं तो ऐसा, तो हम उनको शिक्षा देने के लिए भी क्या करते हैं, कभी कभी एक काव्य की रचना कर डालते हैं, ताकि हमारे जो सगे संबंधी है या हमारे जो मित्रगण हैं उन सबको जो है पता चले, नीति की शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पर काव्य जो है लोक व्यवहार जो है उसकी बात की गई है। फिर आगे क्या आ जाता है, आगे देखोगे आप तो श्वेतर चित्रे, ठीक है, यहां पर रक्षिते, ठीक है, श्वेतर रक्षिते, इसमें क्या है, इसमें है कि जो है अमंगल का नाश, ठीक है, जो भी अमंगल हो रहा है, बुरा हो रहा है किसी के साथ, कुछ भी हो रहा है, उसे हटाने के लिए, उस सब का नाश करने के लिए, और क्या लाने के लिए, लोगों का हित करने के लिए, लोगों का जो है हित करना चाहता है, उसके लिए वो क्या करेगा, क्योंकि जो लोग लोगों के हित का नाश कर रहे हैं या लोगों के कल्याण का नाश कर रहे हैं या अमंगल का नाश कर रहे हैं, तो उस सबको हटाने के लिए वो क्या करता है, एक काव्य लिखता है, ताकि लोग उससे जो है प्रभावित हो, लोग उसकी बातों को समझे और फिर क्या करें, इस तरीके का जो अमंगल है या लोगों का जो हित नहीं करते हैं वो उनका हित करें, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे जो है यहां पर सज्ञ साध्य, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो है साध्य की निवृत्ति के लिए भी हो सकता है, ठीक है, वो चाहते हैं कि उनको जो है तत्काल उसी टाइम जो है
जो है उसी टाइम उनको क्या मिले, परम आनंद मिले, उसी टाइम उन्हें जो है आनंद चाहिए, तत्काल आनंद चाहिए, और इसीलिए वो चाहते हैं कि जो है उनको उस उद्देश्य से वो काव्य की रचना करते हैं। ठीक है, तो ये भी उसका अपनी निवृत्ति पाने के लिए भी वो जो है उस काव्य की रचना करते हैं। या फिर क्या है, कांता स्मित उपदेश, कांता स्मित उपदेश मतलब कांता, यहाँ पे कांता भी स्त्री का रूप है, वही पत्नी, और स्मित जो है सीमित यहाँ पर सलाह है, तो उनका उपदेश, उनकी सलाह की बात की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या है कि जिस तरीके से जो पत्नी होती है, ठीक है, वो एक मधुर उपदेश देती है, वो एक अच्छी अच्छी बातें बोलती है, अच्छा अच्छा बोलती है, वो इस तरीके से बात करती है कि अपनी बात को मनवा ही लेती है। ठीक है, पत्नी अपनी बात को मनवा ही लेती, तो पत्नी जो है वो मधुर उपदेश देती है, अपनी बात को मनवा लेती है। बिल्कुल वैसे ही जो कवि जो हैं, कवियों की जो रचना होती है वो इसी कोटि की होती है। ठीक है, कवियों की रचना इसी कोटि की होती है, और वो भी क्या करते हैं, अपने कविता के माध्यम से लोगों से अपनी बातों को मनवा लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कि यहाँ पर पत्नी के उपदेश को क्या एक तरीके से जो है उन दोनों की बात की जा रही है कि पत्नी जो है वो मधुर उपदेश देती है, उसी तरीके से एक कवि भी जो होता है, या एक संत, एक कवि होते हैं, वो एक अच्छे उपदेश देते हैं, और उससे क्या होता है, उससे जो है जो इस लेवल तक पहुंच जाती है उनकी रचना बहुत ही अच्छी हो जाती है। ठीक है, एक उच्च कोटि, एक उच्च लेवल में चले जाती है। ठीक है, तो उसके लिए जो है, या और उनकी बात जो है लोग मान भी जाते हैं। कवि ने, मान लो कि कवि ने कोई कवि ने जो है एक काव्य लिखा और उसमें वो बहुत ही रोष भरी बातें कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या चाहता है, आप लोगों से क्या चाहता है, वो यही तो चाहता है कि जो रोष उसने अपनी कविता में दिखाने की कोशिश की है, वो रोष आपके भीतर आए। ठीक है, पर उससे क्या है, जैसे कि अगर नारियों के साथ जो है गलत व्यवहार किया जा रहा है, और कवि को इसको लेकर बहुत रोष है उसके मन में कि ऐसा गलत व्यवहार नारियों के साथ क्यों किया जा रहा है, तो उसने अपनी कविताओं में लिख दिया। तो जो पढ़ने वाला होगा उसके मन के अंदर जो भाव प्रकट होंगे, ठीक है, भावेत्री मैंने करवाया था ना आपको, भावेत्री प्रतिभा, तो जो उसके अंदर जो है भाव प्रकट होंगे, तो वो भाव क्या होंगे, उसके अंदर रोष भर देंगे, और रोष भरेंगे तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं आएगा कि नारियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, नारियों के साथ बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए, उनका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कभी कभी कविता के माध्यम से भी, समझ रहे हो आप मेरी बात, कभी कभी कविता के माध्यम से भी हम बहुत सारी चीजें जो है वो समझ जाते हैं। ठीक है, और उनकी जो भाव होते हैं वो हमारे भाव से उनका समन्वय हो ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मर्मट के अनुसार यश प्राप्ति प्रयोजन हो सकता है, वृत्तीय लाभ प्रयोजन हो सकता है, लोक व्यवहार हो सकता है, और ये सारे के सारे जो बता रखे हैं मम्मट के अनुसार, तो इनके द्वारा जो है इन प्रयोजनों को लेकर कवि जो है वो एक सुंदर काव्य की रचना कर डालता है। आगे देखिए, आगे आ जाते हैं हिंदी के आचार्य और साहित्यकारों, जो साहित्यकार हैं उनके मत, उन्होंने अपना अपना मत दिया है। तो अब उनके अनुसार जो है वो जो है क्या बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तुलसीदास जी है, उन्होंने अपने विचार रखे, उन्होंने प्रयोजन को लेकर जो उनके विचार थे उन्होंने उसको बताया। ठीक है, जो कुलपति मिश्र है उन्होंने अपने विचार रखे, उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से बताने की कोशिश की है। ठीक है, देव ने अपने बताए हैं, सोमनाथ ने अपने, मैथिली शरण गुप्त का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो मैथिली शरण गुप्त ने बताया है, क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है और मैं आपको बता रही हूँ कि ये आ चुका है, तो आप लोग इसको पूरे अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। फिर जो डॉक्टर नागेंद्र है उन्होंने कहा है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी का पढ़ेंगे कि तुलसीदास जी ने जो है वो उन्होंने जो काव्य प्रयोजन है उसको किस तरीके से बताने की कोशिश की है तुलसीदास जी ने। ठीक है, तो तुलसीदास जी ने यहाँ पे क्या कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी उन्होंने, वैसे अगर हम सीधा जो शब्दों की बात करें, सीधे शब्दों की बात करें अगर हम, तो तुलसीदास जी ने कहा है स्वातम सुखाय, मतलब खुद के सुख की बात की गई है यहाँ पर। जो
जो सुख है, ठीक है, स्वतः सुखाए मतलब खुद के नहीं, जो है सभी के सुख की बात की है यहाँ पर तुलसीदास जी ने। वो सभी के सुख की कामना करते हैं, यहाँ पर सभी के सुख की बात कर रहे हैं कि सभी को सुख प्राप्त हो, यश की कामना कर रहे हैं वो यहाँ पर। और साथ ही साथ अमंगल के जो निवारण है उसकी बात कर रहे हैं, कि जो संसार के हित की बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि मतलब अगर मैंने छोटे से शब्दों में आपको बताने की कोशिश की है कि ये पॉइंट इसके मेन है, बाकी जो है आपके सामने मैंने दे रखा है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे अगर ध्यान से, गोस्वामी तुलसीदास के काव्य प्रयोजन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, रामचरितमानस में तुलसीदास के 2 काव्य प्रयोजन की चर्चा की गई है, ठीक है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने 2 काव्य प्रयोजन की चर्चा की है। पहला ये है स्वतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, ठीक है। और ये क्या है, कीर्ति बनिति भूति भलसोई। तो ये जो है दो प्रयोजन है, इन 2 प्रयोजनों की बात की है कि जिसके द्वारा जो है यही 2 प्रयोजन उद्देश्य उनका हो सकता है, और इसके द्वारा एक वो सुंदर काव्य की रचना करते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं सुर सारी सम सब कह हित होई, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है यही एक मैं कहूँगी कि प्रयोजन है उनके अनुसार, कि इसके अनुसार ही कवि जो है वो एक सुंदर काव्य की रचना कर देता है। मतलब पूरा मूल भाव समझाऊं तो पूरा मूल भाव यही है, स्वतः है सुखदाय है। कैसे सुखाए है, क्योंकि सभी के सुख की कामना की गई है, यहाँ पे सभी के सुख की बात कही गई है, ठीक है। हित की बात की गई है, देखो हित बोल रहा है, तो किसके हित की बात की गई है, सब कहे हित होई, ठीक है। संसार की हित की बात की जा रही है, यहाँ पर संसार की हित की बात की जा रही है कि संसार का हित हो, ठीक है। और क्या है, यहाँ पर संसार के हित की बात की जा रही है, और यहाँ पर क्या है, यश की कामना भी की जा रही है, यश की कामना की जा रही है, संसार के हित की बात की जा रही है, उनके निवारण की बात की जा रही है, और सभी के सुख की कामना की जा रही है। स्वतः सुखा और लोक मंगल की, देखो लोक मंगल बोला हुआ है, तो लोक मंगल की कामना भी यहाँ पर की गई है, ठीक है। तो वही कविता श्रेष्ठ होती है जो गंगा के समान सबका हित करने वाली होती है। तो वो क्या कहते हैं, तुलसीदास के अनुसार जो है वही कविता श्रेष्ठ होती है। सबसे अच्छा काव्य कौन सा होता है, तुलसीदास जी के अनुसार सबसे अच्छा काव्य वही होता है जो गंगा के समान सबका हित करने वाली हो, ठीक है, जो सबके हित के बारे में सोचे, ठीक है, सभी का हित करे, सभी के बारे में सोचे, वही जो काव्य होता है वो सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो काव्य प्रयोजन में जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने जो है यही 2 बात कही है, स्वतः सुखाए और साथ ही साथ लोक मंगल की बात की है, ठीक है। आगे आ जाते हैं कुलपति मिश्र, ठीक है। अब कुलपति मिश्र जो है वो यहाँ पर क्या कहते हैं, कुलपति मिश्र के अनुसार अगर देखा जाए तो वो कह रहे हैं जस संपत्ति आनंद अति दुरितन डारे खोई होत कविते चतुराई जगत राम बस होई, ठीक है। यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहे हैं, वहां पे कहते हैं सब संपत्ति आनंद अति दुखराई। देखो यहाँ पर देखो बात वो किस चीज की, बात वही आगे घुमा फिरा के यहाँ पर भी यश की बात की जा रही है, धन की बात की जा रही है, ठीक है, साथ साथ आनंद की बात भी की जा रही है। देखो जस मतलब यश की बात की जा रही है, संपत्ति मतलब धन की बात की जा रही है, और आनंद की बात की जा रही है, और साथ ही साथ क्या किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि व्यवहार का भी ज्ञान होना चाहिए, चतुराई जगत राम बस होई, मतलब क्या, व्यवहार जो मतलब व्यवहार है उसका भी मतलब संसार का भी हमें ज्ञान होना चाहिए, जो संसार का ज्ञान है वो भी हमें होना चाहिए। तो ये जो है उद्देश्य हो सकते हैं, इन उद्देश्य से जो है कवि जो है वो एक सुंदर काव्य की रचना करता है। मतलब यश पाने के लिए कर सकता है, धन पाने के लिए कर सकता है, आनंद पाने के लिए कर सकता है, और साथ ही साथ व्यवहार ज्ञान के लिए भी वो जो है एक सुंदर काव्य की रचना कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं देव, ठीक है। तो अब देव क्या कहते हैं, देव कहते हैं रहत घर ना वर धाम धन तरुवर सरवर कूप जस शरीर जग में अमर भव्य कावर
काव्य रस रूप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताने चाह रहे हैं, रहत कर अवर धाम धन दरबार। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर सीधा सीधा वो कह रहे हैं आनंद की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आनंद की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ आनंद के साथ साथ यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, यश की बात की जा रही है। यश भी चाहते हैं और साथ साथ आनंद भी चाहते हैं। ठीक है, दोनों चीजों की बात की जा रही है, यश की भी और आनंद की भी। तो यहाँ पर दोनों की कह सकते हैं कि जो कवि है, कवि का उद्देश्य जो है आनंद भी हो सकता है कि वो आनंद के लिए कर रहा है, और शायद कवि का उद्देश्य जो है वो यश भी हो सकता है कि वो यश पाने के लिए जो है एक सुंदर काव्य की रचना कर रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहां पर तुलसीदास जी का हमने पढ़ लिया, ठीक है, कुलपति मिश्र का हमने पढ़ लिया, देव का हमने पढ़ लिया। अब आते हैं सोमनाथ। सोमनाथ के अनुसार क्या है, सोमनाथ के अनुसार क्या बोलते हैं, सोमनाथ के अनुसार कीर्ति जो है वो हो सकता है प्रयोजन, ठीक है, धन हो सकता है प्रयोजन, मनोरंजन हो सकता है प्रयोजन, ठीक है, और अनिष्ट नाश मतलब कोई बुरी 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 चीज कर रहा है या जो है किसी के साथ बुरा हो रहा है, अनिष्ट हो रहा है, तो उसके उपदेश के लिए भी जो है कर सकता है। तो सोमनाथ के अनुसार कीर्ति हो गया, धन हो गया, ठीक है, मनोरंजन हो गया, ठीक है, और अनिष्ट जो हो रहा है और उसके उपदेश के लिए जो है एक कवि जो है वो एक सुंदर काव्य की रचना करता है। ठीक है, वो एक सुंदर काव्य की रचना कर रहा है यहां पर। तो हमने जो है कर लिए। अब आते हैं आगे मैथिली शरण गुप्त का। तो ये मैंने आपको कहा कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथिली शरण गुप्त का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर। ठीक है, तो क्या बोलते हैं मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण की बात करें, इन्होंने क्या कहा है ये तो सबसे पहले आपको पता ही है, राष्ट्रीय कवि हैं ये, और द्विवेदी के जो है सिरमौर कवि गुप्त जी ने मनोरंजन और उपदेश के काव्य का प्रयोजन माना है। मतलब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने जो है मनोरंजन को और उपदेश को ही सबसे प्रमुख काव्य बताया। इन्होंने किस पे बल दिया है, मनोरंजन पर, ठीक है, और साथ ही साथ उपदेश पर। ठीक है, ये दो बातें ध्यान में रखो, मनोरंजन पर और उपदेश पर, इन दोनों पर इन्होंने ज्यादा बल दिया है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का बता रही हूं, मैथिली शरण गुप्त ने मनोरंजन और उपदेश पर बल दिया है। क्या कहते हैं वो, केवल मनोरंजन व कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ठीक है, ये पंक्तियां बहुत जो है महत्वपूर्ण है, पेपर में भी आई थी ये। केवल मनोरंजन व कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो है किसकी बात की गई है, मनोरंजन की बात की गई है। केवल मनोरंजन व कवि का ही कर्म होना चाहिए, तो मनोरंजन भी होना चाहिए और उसमें उचित उपदेश है, उसमें उपदेश भी होना चाहिए। तो इन दोनों चीजों पे बल दिया गया है। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त ने ये कहा। उसके बाद आगे आ जाते हैं डॉक्टर नागेंद्र में। डॉक्टर नागेंद्र ने किसको कहा है प्रयोजन, मतलब उनके अनुसार प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है कवि का। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार देखें तो आनंद और लोक मंगल, ठीक है, आनंद और लोक मंगल की बात करते हैं। डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं कि आनंद और लोक मंगल जिसमें सापेक्षिक मूल्य आनंद का ही अधिक है, ठीक है, और आनंद की व्यापक परिधि में हित की अन्तर्भद है, जिसमें क्या है कि हित की परिणति में आनंद ही आनंद है। यहाँ पर सीधी सी बात है, आनंद और हित की बात की गई है। आप सिर्फ इतना सा याद रखो कि यहाँ पर आनंद की बात की गई है, ठीक है, और साथ ही साथ हित की बात की गई है। ये दो चीजों की बात की गई है, आप इस पे ध्यान दिए। ठीक है, आनंद की बात की गई है और हित की बात की गई है, दोनों पे। ये एक तरीके से देखें तो आनंद और हित एक दूसरे के पूरक ही है। देखो हम जो देखो हित करेंगे, अगर मान लो हम किसी का हित करेंगे, किसी के अच्छा सोचेंगे, किसी का भला करेंगे, तो हमें उससे क्या होगा, एक सुख प्राप्त होगा। वो सुख ही तो क्या है, वो सुख ही तो आनंद है। ठीक है, तो यहां पर जो सुख है, ये आनंद है, वो क्या करके मिल रहा है,
वो यहाँ पर आप लोगों को, यहाँ पर जो कवि है उसका सुख क्या है, कविता लिखना, ठीक है। लेकिन उसको क्या, कविता क्यों लिख रहा है, वो कविता दूसरों के, अगर दूसरों के हित के लिए वो कविता लिख रहा है या दूसरों को लेकर वो उनके ऊपर कविता लिख रहा है, तो यहाँ पर उसका क्या है, अपना हित है, वो अपना हित देख रहा है और दूसरों के ऊपर कविता लिख रहा है। लेकिन इससे उसको क्या मिल रहा है, इससे उसको क्या मिल रहा है, आनंद की प्राप्ति हो रही है, इससे उसको आनंद की प्राप्ति हो रही है। इसीलिए मैंने कहा कि आनंद और हित एक दूसरे के क्या है, पूरक माने जाए हैं, पूरक कह सकते हैं कि एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि अगर देखो हित तो होगा, अगर हम हित देखेंगे तभी तो उस हित से हमें आनंद प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आनंद और हित की बात की गई है या लोक मंगल की बात की गई है डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार। तो डॉक्टर नागेंद्र ने जो है आनंद और हित की बात की है, ठीक है। तो ये सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं। आगे इसमें अब आ जाते हैं, ठीक है, गुलाब राय। डॉक्टर गुलाब राय क्या कहते हैं, डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार अगर हम चले तो उन्होंने रस आनंद का सबसे जीवन, जो सबका जीवन जो है वो रस ही है और इसी से ही लोकहित का मान है। मतलब लोकहित कैसे होगा, जब उसके भीतर क्या होगा, रस होगा। मेरी बात समझ में आई। तो गुलाब राय क्या कहना चाह रहे हैं, रस की बात कर रहे हैं कि रस एक आनंद है, ठीक है, एक रस का आनंद है और उस रस से ही हम क्या करते हैं, लोकहित करते हैं, उसी से ही हम, ठीक है, उसी से हम लोकहित करते हैं। ठीक है। तो यहां पे क्या कहा है उन्होंने, रस की बात की है कि रस आनंद ही सबका जीवन रस है, ठीक है। यहाँ पे अगर आनंद आपको सही मायनों में लेना है तो आप रस को ही देखेंगे। तो काव्य में रस तो होता ही है, छंद होते हैं, काव्य में रस होते हैं, तो वही तो है जो काव्य को और ज्यादा सुंदर बनाते हैं, ठीक है। तो सुंदर बनाने का काम रस भी करता है। तो रस कौन से होते हैं, अगर मैं रस की बात करूं तो रस हमारा स्थाई जो है हमारे अंदर ही होते हैं, वो स्थाई भाव है हमारा। रस क्या है, स्थाई भाव है जो हमारे भीतर ही होते हैं, ठीक है। जैसे क्रोध आना, ठीक है, हंसी आना, ठीक है, और जो है दुख होना, ये सब हमारे भीतर ही है। जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसको देखकर हमारे अंदर वो भाव अपने आप ही निकलता है। मान लो कोई हम टीवी देख रहे हैं और टीवी पे कोई ऐसा रोने वाला सीन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जब हम उस दृश्य को देखेंगे तो हमारे भीतर भी क्या है, जो है हमें भी रोना आने लग जाएगा। तो क्यों, क्योंकि वो जो भावना है वो स्थायी रूप से हमारे भीतर है, ठीक है। तो वही रस की यहाँ पे बात की गई है कि काव्य में जो रस होता है वो रस की यहाँ पे बात की गई कि उस रस को अगर हम लेने लग जाते हैं तो हम लोगों का हित भी करने लग जाते हैं, ठीक है। लोगों का हित भी उतना ही मान है, या लोगों के हित का तभी मान है जब हम उस चीज में क्या ले रहे हैं, रस ले रहे हैं, ठीक है। तो डॉक्टर गुलाब राय ने रस को जो है लोकहित को ही जो है माना है कि यही जो है काव्य का प्रयोजन हो सकता है। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए एक कवि जो है वो सुंदर काव्य की रचना करता है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, ठीक है। ये क्या कहते हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा अगर मैं देखूं इनका, ठीक है, तो इनके अनुसार जो है इन्होंने सबसे ज्यादा जो है अनुभूति पे ही बल दिया है। इन्होंने अनुभूति की ही चर्चा की है और अनुभूति को ही इन्होंने बताया है ज्यादातर। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, अनुभूति ही साहित्य का प्रयोजन है। इन्होंने कहा कि एक जो साहित्य है उस साहित्य का जो प्रयोजन है, मतलब जो उसका मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, अनुभूति है। अगर हमारे भीतर अनुभूति हो रही है हमें, तो वो अनुभूति ही क्या कर रही है, हमारे भीतर जो है हमारे को एक उद्देश्य दे रही है कि हम जो है उस उद्देश्य से क्या करें, जो है उस उद्देश्य से हम किसी काव्य को लिखें,
ठीक है। तो आत्म अनुभूति, जो हमारे अंदर आत्म अनुभूति होती है, वही क्या है, साहित्य का प्रयोजन है, उस साहित्य का प्रयोजन है वो। ठीक है। तो जो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी है, उनके अनुसार अनुभूति ही सब कुछ है। तो आप लोग जो आत्म अनुभूति है उसको मान के चलेंगे कि जो इसमें आत्म अनुभूति है वही सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है। तो अनुभूति से ही सब कुछ यहाँ पर प्राप्त होता है, तो वो उनका प्रयोजन है। ठीक है। अनुभूति उनका प्रयोजन है और उस प्रयोजन से ही वो एक सुंदर काव्य की रचना करते हैं। अब आगे चलते हैं हम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो काव्य प्रयोजन के बारे में कहा है वो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा है कि मानव हित को सामने रखकर काव्य प्रयोजन की चर्चा की है उन्होंने। ठीक है। वो क्या कहते हैं कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, मतलब वो मनुष्य की दृष्टि से देखते हैं साहित्य को। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी, ठीक है, वो कहते हैं कि आत्मा को जो उनके हृदय को जो है दुखांतर और सुखांतर ये जो है दुख संवेदन ना बना सके, इसीलिए वो जो है उस साहित्य कहने पर मुझे संकोच होता है, मतलब वो साहित्य को नहीं बताना चाहते हैं। एक तरीके से अगर देखा जाए तो द्विवेदी जी ने जो है जाति का हित किया है। उन्होंने बोला है, जाति के बारे में बताया है, मनुष्य जो जाति है उसके बारे में बताया है। वो कह रहे हैं कि हम उनके हित में हैं, हम उनसे अलग नहीं, हम उनके हित में हैं और हम हमेशा कुछ भी अगर देखेंगे तो किस नज़रिए से देखेंगे? एक मनुष्य की भांति देखेंगे। ठीक है। एक जो आम मनुष्य होता है उसकी भांति ही देखेंगे। तो मनुष्य जाति के हित की बात की है। तो आप सिंपल इतना सा याद कर लो कि यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है मनुष्य के जो है हित की बात की है। ठीक है। मनुष्य जाति के हित की बात की है। आप सिर्फ इतना सा पॉइंट लिख लो, बस इतना ध्यान में रखना कि मनुष्य जाति के हित की यहाँ पे बात की है। ठीक है। अब आगे आ जाता है आगे नेक्स्ट है हमारा श्याम सुंदर दास जी। तो श्याम सुंदर दास जी ने क्या कहा है, मैं एक बार अच्छे देख लूं। ये देखो यहाँ पर देखो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार काव्य प्रयोजन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार जो है काव्य प्रयोजन जो है मानव कल्याण का होता है। काव्य जो प्रयोजन किया जाता है उससे क्या करते हैं? वो मानव कल्याण करते हैं। ठीक है। मानव कल्याण की बात की है, मानव का जो हित है उसकी बात की है। ठीक है। तो सीधा सिंपल सा है कि जो मनुष्य जाति है उसके हित की बात या मानव कल्याण की बात जो है यहाँ पर की गई है। आगे चलते हैं हम लोग। अब श्याम सुंदर दास जी क्या कहते हैं? श्याम सुंदर दास जी ने क्या कहा है? साहित्य का उद्देश्य केवल मनुष्य के मस्तिष्क को संतुष्ट करना नहीं होता, मतलब सिर्फ मनुष्य को हम जो है तसल्ली करवा दे कि ये काव्य है और ऐसा है, सिर्फ उसकी तसल्ली के लिए नहीं किया जाता, वरन मनुष्य जीवन को अधिक सुखी और सुंदर बनाने की चेष्टा है यहाँ पर। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं, श्याम सुंदर दास जी ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ हम जो काव्य को पढ़ रहे हैं उनकी संतुष्टि नहीं करना चाहते, हम ये करना चाहते हैं कि जैसा उनका जीवन है वो अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं, कैसे अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं, इसके लिए जो है इसकी बात वो कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो मनुष्य है वो अपने जीवन को और ज़्यादा सुंदर बना ले, ठीक है, और ज़्यादा अच्छा बना ले, इसलिए और सुखी भी बनाए, सुखी भी रहे और साथ ही साथ सुंदर भी बना ले। तो ये उनकी मतलब चेष्टा रहती है। ठीक है। आगे आ जाओ। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मामरिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। ठीक है। मतलब ये क्या करना चाहते हैं? सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं। इनका जो लक्ष्य है वो
जो है सामंजस्य स्थापित करना है कि हम कैसे जो है कवि जो है अपने विचारों को अगर जो है पाठक तक पहुंचा रहा है तो उनके बीच और अपने बीच कैसे सामंजस्य बनाए रखे, ना ज़्यादा वैसी बात करे ना ऐसे बस बीच में रहे, तो दोनों का जो तालमेल है वो बना रहेगा, तो वो सामंजस्य जो बना रहेगा उसी की यहाँ पे बात की गई है। तो उन्होंने कहा कि काव्य का प्रयोजन जो है ये हो सकता है, शायद काव्य के इसी प्रयोजन की वजह से एक जो कवि है वो सामंजस्य बनाना चाहता है और इसी वजह से वो जो है एक सुंदर काव्य की रचना करता है। ठीक है, आगे है पाश्चात्य जो चिंतक है उन्होंने क्या है उनके मत, उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो प्लेटो है, प्लेटो ने क्या कहा है, प्लेटो ने अगर देखा जाए तो प्लेटो ने यहाँ पर जो है लोक मंगल काव्य का चरम लक्ष्य ही बताया, मतलब उन्होंने मेन लक्ष्य किसको बताया है, लोक मंगल को बताया। लोक मंगल मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, तो लोक मंगल को ही प्लेटो ने सबसे ज्यादा ऊपर माना है कि संसार का हित होगा तो ही जो है संसार के हित के लिए एक जो कवि है वो एक सुंदर काव्य की रचना करता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रयोजन क्या होता है, लोगों का हित होता है। ठीक है, अब सुकरात के अनुसार क्या है, सुकरात मानते हैं कि दैवीय प्रेरणा काव्य की मूल प्रेरणा है। ठीक है, सुकरात ने जो है सुकरात ने दैवीय प्रेरणा को ही सब कुछ माना है, जो दैवी प्रेरणा है उसको ही सब कुछ माना है। दैवीय मतलब जो भगवान के द्वारा, ठीक है, भगवान के द्वारा जो उनको जो प्रेरणा है उसी को उन्होंने सब कुछ माना है कि यही जो है सब है, कि पहले से ही सब कुछ हमारे भीतर है और हम उस प्रतिभा को जो है दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है एक इसको ही प्रयोजन मानकर, दैवीय प्रेरणा को प्रयोजन मानकर वो काव्य की रचना करते हैं। अब अरस्तु के अनुसार क्या है, अरस्तु के अनुसार देखा जाए तो आनंद ही सब कुछ है। अरस्तु के अनुसार आनंद ही सब कुछ है। ठीक है, ठीक है, आनंद ही सब कुछ है। तो आनंद, कौन से आनंद की बात करें, वैसे अगर देखा जाए तो अरस्तु ने बार बार मैं कहूं तो नैतिकता ही जो आनंद है उसकी बात की है। उनके अनुसार वो किसी से कोई खराब बात नहीं करना चाहते। ठीक है, वो नहीं चाहते कि वो किसी से कुछ वैसे करे, तो वो उन्होंने जो है ये माना है कि कवि जब किसी प्रयोजन को लेता है तो वो ये सोचता है कि मैं किसी के लिए बुरा ना बोलूं या किसी के लिए कुछ ऐसा ना करूं। तो वो क्या है, आनंद, जो नैतिक आनंद है, नैतिकता की बात, ज़्यादा मैं नैतिकता पे बल दूंगी, नैतिकता की जो आनंद है उसकी बात की है कि उस उद्देश्य, उसको प्रयोजन मानकर वो एक काव्य की रचना करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं हॉरस। हॉरस ने क्या बताया है, हॉरस के अनुसार आनंद और लोक कल्याण ही सब है। ठीक है, तो आनंद और लोक कल्याण ही सब है इनके अनुसार। तो आप लिख लो इसमें, आनंद तो जो है आनंद है उनके अपने खुद आनंद के लिए, और लोक कल्याण मतलब संसार के हित के लिए। उसके बाद आ जाते हैं, ठीक है, मैथ्यू ऑनर, ठीक है, अर्नोल्ड, तो उस जो है यहाँ पर जो है मात्रा आएगी, तो इनके अनुसार क्या है, जीवन की व्याख्या की है यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने कहा कि जीवन की व्याख्या करना ही साहित्य का प्रयोजन है। ठीक है, तो जीवन की व्याख्या की है और जीवन की व्याख्या ही इनके लिए क्या है, साहित्य का प्रयोजन है। तो कोई कवि जो है अगर वो अपने जीवन के बारे में बता रहा है, ठीक है, अपने जीवन की वो व्याख्या कर रहा है, तो क्या है वो जीवन की व्याख्या कर रहा है, तो वो उस साहित्य का प्रयोजन है, उसी प्रयोजन से वो एक सुंदर काव्य की रचना करना चाहता है। ठीक है, तो जो अर्नोल्ड है उनके अनुसार ये माना गया है। उसके बाद आगे क्या है, आगे जो है, ठीक है, जे स्पिनगार्ड जो है उन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है इनके अनुसार, रिपेनगार्ड जो इनके अनुसार क्या है, ये कला के लिए के पक्षधर है, मतलब सिर्फ ये कला के पक्षधर थे कि कला है, मतलब और कुछ नहीं है। मतलब अगर एक कवि जो है एक काव्य लिख रहा है तो उसका कोई उद्देश्य नहीं है, वो उसके भीतर की कला है, वो अपने कला को प्रदर्शित करने के लिए, अपने कला को दिखाने के लिए वो कर रहा है, उसको और किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, ना यश से कोई लेना देना है, ना प्रीति से, ना कीर्ति से, किसी चीज़ से उसको कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपनी कला को दिखाना चाहता है और इसीलिए जो है वो एक काव्य की रचना कर रहा है। ठीक है, आगे
ठीक है, हडसन है, हडसन ने क्या कहा है, हडसन कहते हैं कि आत्म अभिव्यक्ति की आकांक्षा जो है, ठीक है, कि आत्म अभिव्यक्ति भी हो जाए, साथ साथ क्या, लोक जीवन व लोक कार्यों के लिए हमारी रुचि हो जाए, ठीक है, यथार्थ जीवन के प्रति जो है हमारी रुचि हो जाए, ठीक है, और यही सभी चीजों को मानते हुए उन्होंने सुंदर रूप में और रूप विधान में हमारी रुचि हो जाए, इन सभी चीजों की चर्चा करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये सारे जो उद्देश्य है, अभी वो कहते हैं आत्म अभिव्यक्ति की आकांक्षा, लोक जीवन व लोक कार्य के लिए हमारी रुचि, यथार्थ जीवन के प्रति हमारी रुचि और अपनी कल्पना के आदर्श लोक निर्माण की इच्छा, सुंदर रूपों और रूप विधान में हमारी रुचि। तो इन सब चीजों की जो बात की गई है, इन सभी को उन्होंने क्या कहा है, इन सभी को उन्होंने बताया कि शायद कवि का ये प्रयोजन हो सकता है और इसी प्रयोजन से जो है उन्होंने एक काव्य की रचना की गई होगी। ठीक है, तो और जो मल्टन है वो क्या कहते हैं, मल्टन के अनुसार जो है ये जो है यश को काव्य का प्रयोजन मानते हैं, यश को ही इन्होंने सब कुछ महत्व दिया है, इन्होंने बोला है यश ही सब कुछ है और यश से जो है प्रसिद्धि पाकर हम लोग जो है एक प्रसिद्धि पाने के लिए हम लोग जो है उसी को प्रयोजन मानकर एक काव्य की रचना करते हैं। तो इस तरीके से जो पाश्चात्य चिंतक है उन्होंने अपने अपने मत दिए हैं कि जो प्रयोजन, क्या क्या प्रयोजन हो सकते हैं और उन प्रयोजन, उनको उद्देश्य बनाकर उन उद्देश्यों को हम लेकर जो है एक काव्य की रचना करते हैं। ठीक है, अब जो है हमारा जो है ये यही समाप्त हो गया है और ये आपको आई होप समझ आ गया होगा और इतना ही है, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा और इसको जो जो मैंने आपको महत्वपूर्ण बताए हैं आप उसको बहुत अच्छे से याद करें, इनकी पंक्तियां अच्छे से याद करें तो आपको जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और बाकी आपको अगर कुछ भी पूछना है या कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। ठीक है, और मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ और लेकिन पढ़ाना होता है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारा विषय जो है वो थोड़ा सा जो है बड़ा है और इसमें काफ़ी सारा है और हमें अपना सिलेबस भी कवर करना है और आप लोगों को जितनी ज़्यादा नॉलेज मैं दे सकती हूँ, जितना ज़्यादा ज्ञान आपको दे सकती हूँ उतना ही देने की कोशिश कर रही हूँ। इसीलिए मैं ज़्यादा जो है मटेरियल आपके पास लेकर आती हूँ और ताकि आपको एक एक पॉइंट कर कर सारा समझा सकूँ। ठीक है, तो कोई भी फीडबैक है तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और मैं उस पर जो है आपको ज़रूर आपको जवाब दूंगी। तो धन्यवाद। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर पे जो है हम हमारे ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं और इसमें आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट्स है, वेबसाइट में भी आप जो है जुड़ सकते हैं। आपको सारी जितने नोट्स हैं, क्वेरी जो नोट्स हैं, PYQ है, MCQ है, वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी जो है क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और जो है नोट्स आपको सभी के सभी वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।